जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राकेश यादव। हम आप सभी का LDG के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम फिर से आपके लिए रोमांटिक लव स्टोरी व सच्ची प्रेम कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको रोमांटिक सच्ची प्रेम कहानियां पसंद है तो आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगती है कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग रोमांटिक लव स्टोरी व सच्ची प्रेम कहानी के बारे में सुनते और पढ़ते हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसके पात्रों के नामों को परिवर्तित कर दिया गया है। यह कहानी एक टाइपिंग कोचिंग सेंटर में टाइपिंग सीखने आए एक लड़का और एक लड़की की है। टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विनोद का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइपिंग सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर अपनी केबिन के गेट की ओर गई। उसने देखा कि कजरारे नैनों वाली एक सांवली सी लड़की उसके केबिन में आ रही थी। लड़की उसी के ठीक बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मस्त हो गई। विनोद का मन टाइपिंग में नहीं लग रहा था। वह किसी भी हालत में लड़की से बातें करना चाहता था। वह टाइपराइटर में कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की अंगुलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे हारमोनियम बजा रही हो। लड़की थोड़ी देर बाद गुस्से से बोली, क्या देख रहे हो? विनोद ने कहा, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। तब लड़की कहती है, यहाँ क्या करने आए हो? विनोद ने जवाब दिया कि टाइपिंग सीखने। लड़की कहती है कि ऐसे सीखोगे? लड़की के शब्दों में तल्खी बरकरार थी। विनोद ने कहा कि आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि कीबोर्ड पर आपकी अंगुलियां कैसे पड़ती हैं। आपको टाइप करते हुए देखकर मुझे लगा कि मैं भी सीख जाऊंगा। लड़की ने विनोद से कहा कि यदि इसी तरह तुम मुझे ही देखते रहोगे तो आपकी यह मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। लड़की इतना कहकर फिर से टाइप करने में मस्त हो गई। विनोद भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वह बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया। लड़की कड़क आवाज में बोली, रिबन तो फंसेगा ही जब तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा। लड़की ने उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी तरफ खींचकर रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से दुपट्टा सरक गया। रिबन उठाने के लिए विनोद भी झुका था। विनोद की नजरें अचानक ही लड़की के उरोजों पर चली गई। विनोद सकपका गया। लड़की ने कहा, लो ठीक हो गया। तब विनोद की चेतना लौटी। लड़की फिर से टाइप करने में लग गई, लेकिन विनोद का मन टाइप करने में नहीं लगा। विनोद लड़की से बात करने की फिराक में ही लगा रहा। अचानक लड़की ने उससे पूछा कि क्या मन नहीं लग रहा है? तो विनोद की बाँछें खिल गईं। विनोद कहा कि लगता है सीख नहीं पाऊंगा। लड़की ने कहा कि आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। विनोद ने बात को बढ़ाने के लिए सवाल किया कि आपका नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, सरिता। विनोद ने कहा, अच्छा नाम है। लड़की ने कहा, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। विनोद ने पूछा, क्यों? लड़की ने कहा, कोई एक कारण हो तो बताओ। यह कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए केबिन से बाहर चली गई। विनोद उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर कवर डाल दिया। टाइपराइटर उसे बोझ सा लगने लगा। उसी दिन से विनोद की दुनिया बदल गई। उसी दिन से विनोद हवा में उड़ने लगा। रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई किलोमीटर घूम आता। अपनी स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरुवार तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन विनोद ने सरिता से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। सरिता ने कहा, है भी खूब रही जान न पहचान तू मेरा मेहमान। आप मुझे कितना जानते हैं? विनोद ने कहा, जी आपको जितना भी जानता हूँ उसी आधार पर लिखा है। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। इस कल कल करके बहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को सींचती। राह में आती है बहुत बाधा, फिर भी मिलती है सागर से। उसके प्रेम में सागर साहिल पर पटकता है सिर। उनके प्रेम की प्रगाढ़ता का प्रमाण पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा। सरिता है तो सागर है। सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में सरिता लंघती है पहाड़, पठार और मानव निर्मित बाधाओं को।
कविता के नीचे उसने विनोद की जगह सागर लिखा था। सरिता ने उसे पढ़ा और कागज विनोद की तरफ बढ़ा दिया। विनोद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। विनोद उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी था कि विनोद उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हैं? विनोद ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि कवि भगोड़े होते हैं। सरिता की इस बात से विनोद सकपका गया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तब कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। विनोद ने कहा, आप यह कैसे कह सकती हैं? सरिता बोली, मैं समझती हूँ कि आदमी की जिंदगी भी एक कविता है, मेरी जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। विनोद ने कहा, अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वह तो कविता है। सरिता ने कहा, कविता नहीं, कविता का प्रलाप है, उसकी वेदना है जो उस कवि के कारण उपजी है जिसने मेरी जिंदगी की रचना की। इतना कहकर सरिता के बिन्न से बाहर निकल गई। विनोद अपने मन से पूछता है कि कैसी है यह? विनोद ने सरिता के टाइपराइटर को देखा, जैसे लगा टाइपराइटर किसी शौक गीत की रचना में मस्त है। आज उन्होंने बातें अधिक की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई। विनोद भी मुस्कुराया, तो क्या मेरे प्यार की गंधी से भी लग गई। अगले दिन सरिता जब इंस्टीट्यूट आई तो काफी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहने थी, बालों का स्टाइल बदला हुआ था। विनोद को सरिता का यह बदला रूप अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफी सुंदर लग रही हो। जवाब में जब सरिता ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल जब उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया है। आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य के प्रति उसकी स्थितियां साफ नहीं होती हैं तो वे धर्म और ज्योतिषी की शरण में चला जाता है। विनोद की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह सरिता को चाहने लगा था, लेकिन सरिता भी उसे चाहती है यह स्पष्ट नहीं था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे, लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी पाने के लिए वह ज्योतिषी से नुस्खे पूछता रहता है। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी ग्रह नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए तो ज्योतिषी कभी कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जो आपके शुभ कार्यों में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोरपंख रखें और प्रतिदिन उसे 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाएं। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं। नित्य श्री गणेश जी की उपासना करें। धैर्य पूर्वक ऐसा करने पर ही रोजगार प्राप्ति की संभावना बनेगी। विनोद ने अभी तक उसके बताए हर नुस्खे को आजमाया, लेकिन आज तक कोई संभावना नहीं बनी। शिकायत करने पर वह कह देता है कि आप पर भाग्य शुक्रवार की महादशा चल रही है। शुक्रवार के बलवर्धन के लिए शुक्रवार के दिन 5:30 रत्ती का उपल चांदी में जड़वाकर दाहिनी मध्यमा अंगुली में धारण करें। विनोद पंडित जी पूछता है कि पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है या नहीं? कुंडली पर सरसरी नजर डालते हुए ज्योतिषी ने कहा, है न, बहुत है। प्रेम विवाह का योग है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। विनोद ने पूछा, प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शुक्रवार की महादशा चल रही है जो अशुभ फलप्रद है। गोचर में भी आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा पराठा खिलाएं। ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम में सफलता की संभावना बन सकती है। विनोद ने कहा, सब ढकोसला है। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवाते रहे। मिल ही नौकरी, साला चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं है। बनाया हुआ विनोद ज्योतिषी के कमरे से निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी, तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है, उनके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है। विनोद बोला, तो मैं क्या करूं? माँ कहती है शादी कर लो। विनोद कहता है, बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा। माँ कहती है, फिर तो पूरी जिंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। विनोद कहता है कि बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। कहते हुए विनोद अपने कमरे में चला गया। एक सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विनोद रोज आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा।
8वें दिन सरिता के आते ही वह पूछ बैठा कि एक सप्ताह से आई क्यों नहीं, जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। विनोद ने पूछा क्या हो गया। सरिता बताती है कि मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई, दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। विनोद ने पूछा ऐसा क्यों किया। सरिता ने बताया कि उसका कहना है कि यदि वह ऐसा न करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। विनोद ने कहा मतलब। सरिता कहती है कि हमारे घर की आर्थिक हालात। इतना कहकर सरिता चुप हो गई। विनोद ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है, वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सरिता कहती है पर माँ तो नहीं समझती। विनोद ने कहा हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब हमारे यहाँ भी ऐसा होने लगा है। सरिता ने कहा हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है न कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही, लेकिन जिंदगी में बाहर तो आ जाएगी। विनोद को लगा कि वह भी कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते हैं, पर वह कह नहीं पाया। सरिता ने कहा जानते हो मेरी एक और बहन है जो 12वीं में पढ़ रही है, उसका भी एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को भी तैयार हैं। अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। विनोद के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप वर्क खोल ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5000 रुपए की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है कि वे अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग जाएं। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वे 3 बहन हैं। उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में वही सबसे बड़ी है। वह एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। विनोद को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी ही घटना की याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन अपनी बड़ी बहन के अधेड़ से ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था। तब विनोद ने कहा था कि शांत रहो यार, वे दोनों जहाँ भी रहे कुशलता से रहें। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते। आखिरकार जिंदगी उसकी है, जीना उसे है, इसलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने भी विनोद की बातों का समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था कि होनी को यही मंजूर था। सरिता बोलती है कि मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही है, दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा ही होगा। यदि जीवन संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है, लेकिन माता पिता का खोजा हुआ राजकुमार भी तो यही करता है, लेकिन माँ नहीं मानती है, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती है। विनोद ने कहा पुराने जमाने की है ना। सरिता बोली हद तो यह हो गई कि वह मुझसे भी कहने लगी हैं कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ भाग जाऊं। सरिता इतना कहकर रो पड़ी। विनोद की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले ही चली गई। विनोद की इच्छा हुई कि वे उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वे बैठा रहा और उसे जाते हुए देखता रहा। अगले दिन आसमान में काले बादल घिर आए थे, इसी कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। ऐसे मौसम में भी विनोद टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वह सरिता से मिलना चाहता था। जब वह घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, फिर भी वह तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया होगा कि बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए, पर वह अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि सरिता नहीं आई है। मैडम ने विनोद से कहा कि इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी। विनोद ने कहा मैडम आप नहीं समझेंगी। मैडम बोली मैं सब समझती हूँ, लेकिन अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। विनोद ने पूछा क्यों, आपको कैसे पता। मैडम ने बताया कि उसका फोन आया था, उसने कहा है कि यदि आप आओ तो मैं बता दूं, वह कभी नहीं आएगी। विनोद की आवाज जैसे किसी कुएं में से आ रही हो जैसी हो गई। विनोद टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी।
जैसे ही उसने नीचे की ओर कदम रखा, जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगा। विनोद उसी मूसलाधार बारिश में भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वह सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम दे सकती हैं। यह सोचकर वापस पलटा, लेकिन तब तक टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। भीगते हुए घर पहुंचा, तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 15 दिन वे चारपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा। मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला 15 दिनों तक चला। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफी कमजोर हो गए हो। विनोद ने बताया कि उस दिन बारिश में भीगा तभी बीमार हो गया था। विनोद ने मैडम से सरिता के घर का पता मांगा तो मैडम ने एक कागज पर लिखा और विनोद को पकड़ा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विनोद चल पड़ा। वह आज ही सरिता से मिलना चाहता था। जब वह मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई है। कई लोगों से पूछने के बाद भी विनोद को उसका नया पता नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरिता ने ऐसा क्यों किया। वह सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसने एक सपना देखा और उसके भावों को कविता के रूप में कागज पर लिखा। सरिता जो निकली अपने उद्गम स्थल से, सागर की चाह में चली दरुतक्ति से। सामने आ गया पहाड़, टकराने के बाद बदल लिया अपना मार्ग। मार्ग था लंबा, पहाड़ों की श्रृंखला थी, पठार और पथरीली जमीन भी। आदमी भी खड़ा था फावड़ा लिए, बांध बनाने को तत्पर, खेत सींचने के लिए चाहिए उसे पानी पीने के लिए भी बिजली भी तो चाहिए, घर रोशन करने के लिए, कारखाने चलाने के लिए, कारखानों के कचरे को बहाने के लिए भी चाहिए उसे नदी। प्रकृति से लड़ते नहीं थके वे, बहती रही अविरल, दिल में सागर से मिलने की चाहिए। भारी पड्डा प्यार अवरोधों पर पहुंच गई वे साहिल पर, लेकिन मानव ने बना बांध, रोक दी उसकी धारा। कारखानों की गंदगी उड़ेल सड़ा दिया उसकी आत्मा को। अपने आंसुओं से धोती रही वे अपना बदन, निर्मलता से मिलना चाहती थी सागर से। विकास उन्मादी मानव ने रौंद दिया उसकी आत्मा को। जिंदा लाश हो गई वे, उसके लिए तड़पता है सागर। साहिल पर पटकती है अपने सिर को, उसने तो दम तोड़ दिया मानव के विकास में। सागर भेजता है बादलों को उसे पुनर्जीवित करने के लिए। वह जानता है बेवफा नहीं है वे, सच्चा है उसका प्यार। के भवे है मानव के विकास में, बरसते हैं बादल, उफनती है नदी। मानव को दिखाती है अपना विकराल रूप, मिलते ही प्यार की ताकत। तबाह कर देना चाहती है वह मानव सृष्टि को, बदला लेना उसकी प्रकृति नहीं। भागती है तेज गति से सागर की ओर, बाहें फैलाए स्वागत करता है सागर। बताना चाहती है अपने कष्टों को वे, लेकिन कुछ भी नहीं जानना चाहता है सागर। जानता है वह मानव के स्वभाव को, उसका भी तो पाला पड्डा है इस स्वार्थी प्राणी से। विनोद की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गया है, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सरिता का कोई पत्र या फोन नहीं आया है। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सरिता उससे संपर्क जरूर करेगी। जब से वह कविता प्रकाशित हुई है तब से वह फोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता है। यही नहीं, हर रोज पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार करता है, और जब उसके आने का समय खत्म हो जाता है तो वह उदासी के समुद्र में डूब जाता है। दोस्तों, आपको ये रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची प्रेम कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के